students, today's topic is nervous system. So आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की. तो हमारी बॉडी का जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो सब रिस्पॉन्सिबल होता है नर्वस सिस्टम की वजह से. नियरली ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. मतलब इनकी बॉडी एक सेल से नहीं बहुत सारी सेल से बनी हुई है. तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इन सब में कम्युनिकेशन सिस्टम होता है. वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी चीज़ को टच किया है तो हाउ माई बॉडी विल रिएक्ट टू दिस. तो ये कम्युनिकेशन हमारी पूरी बॉडी में रिएक्ट करेगा, राइट. स्पेशलाइज्ड सेल्स कैरी मैसेज फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर. हमारी बॉडी में ये कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बने हुए हैं. ये स्पेशलाइज्ड सेल्स स्टिमुलस पे रिएक्ट करते हैं और रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का एक रिएक्शन निकलता है. Smooth and efficient communication is only responsible because of nervous system present in our body. The nervous system is the most complex body system. तो हमारी बॉडी का जो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम है, बिकॉज नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बिटवीन आर एक्शन एंड बिटवीन आर नर्व, तो हमारी बॉडी पर्टिकुलर स्टिमुलस पे रिएक्ट नहीं कर पाएगी. तो प्राइमरी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन नेटवर्क हमारी बॉडी में एक बना हुआ है. इसके लिए एक न्यूरॉन करके एक सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे. इट इज सो वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स एस्टिमेटेड कि अगर मैं एक नर्वस सिस्टम की चेन की बात करूं तो 2 टाइम्स जो हमारा अराउंडेड है उसके साइज के हिसाब से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इंटरकनेक्टेड है. सिमिलरली द जॉइंट एंड टू एंड कुड रीच अराउंड द वर्ल्ड 2.5 टाइम्स. मैसेज कैरिड बाय नर्वस सिस्टम आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. अब हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में मैसेजेस जाते कैसे, तो ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से होता है. जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं उन्हें हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं इम्पल्स. सेल्स दैट ट्रांसमिट दिस इम्पल्स आर न्यूरॉन्स. जैसे भी मैंने बात करी थी, न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है. अब ये जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू जनरेट होंगे. एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आपस में कनेक्टेड होते हैं. हमारी बॉडी में न्यूरॉन सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, मतलब हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में. हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स. जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि हमें जो भी चीज़ सेंस करनी है और उस पर रिएक्ट करना है, वहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स काम करेंगे. जब किसी चीज़ पे हमें काम करना है या हमें किसी पे एक्शन करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोटर्स न्यूरॉन. इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन होता है. मतलब हमारी बॉडी ने कुछ सेंस करा, चाहे वो हीट है चाहे कोल्ड है, अब उस पर रिएक्ट करना है. अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की. तो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, जो कि ईयर्स, आईज. हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ईयर्स, आईज, टच, हियर. ये जितने भी हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है, ये सेंस ऑर्गन्स में हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. जब भी हम किसी स्टिमुलस के टच में आते हैं तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के रिसेप्टर्स पे वो स्टिमुलस का पार्ट आके अटैच हो जाता है और हमारे ब्रेन में एक मैसेज पहुंचता है जहां पर हमारी बॉडी को रिएक्ट करना होता है. मोटर न्यूरॉन्स की बात करें, दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स. मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे इम्पल्स जनरेट करते हैं, चाहे जो भी हमारी बॉडी के मसल्स है या हमारी बॉडी के ग्लैंड्स है जिनको आप वर्क करना है. ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हार्मोन रिलीज करना. तो टाइम टू टाइम हार्मोन रिलीज होना चाहिए, ये ग्लैंड देखता है. बट उस ग्लैंड में एक मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सिग्नल्स जाता है हमारे ब्रेन के थ्रू कि अब उन्हें हार्मोन रिलीज करना है. इंटर न्यूरॉन्स कनेक्टेड बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन एंड कैरी इम्पल्स बिटवीन देम. सो सेंस करके काम करना है, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स से मोटर न्यूरॉन्स को काम करना है, उसके लिए ओनली एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल होता है इंटर न्यूरॉन्स. पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात कर ले तो हमारे पास पार्ट होता है सेल बॉडी, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. इट कंटेन न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस क्या होता है, पावर हाउस होता है. साइटोप्लाज्म मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर है तो जितनी भी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है और जो एक्सचेंज ऑफ सिग्नल्स होते हैं वो हमारे सेल बॉडी में होता है. डेंड्राइट्स, ये शॉर्ट ब्रांच एक्सटेंशंस होता है. दे कैरी इम्पल्स, इनके अंदर इम्पल्स होता है एनवायरनमेंट और अदर न्यूरॉन टुवर्ड द सेल बॉडी. सो बेसिकली डेंड्राइट्स के अंदर इम्पल्स होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करता है. न्यूरॉन्स कैन हैव सेवरल डेंड्राइट्स. एक न्यूरॉन में एक से ज्यादा डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. एक्सॉन, लॉन्ग फाइबर विच कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी. ये वो एक्सॉन्स हमारी न्यूरॉन का वो पार्ट होते हैं जो इम्पल्स को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन के पास, मतलब सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं.
एंड इन एक्सॉन टर्मिनल लोकेटेड अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो टर्मिनल एंड होता है एक्सॉन का वो सेल बॉडी से बहुत दूर होता है। इसके बीच में एक हमारे पास पूरा का पूरा माइलिन शीट आता है। माइलिन शीट क्या होता है? माइलिन शीट एक इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन सराउंडिंग एक्सॉन होता है। माइलिन शीट में कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर माइलिन शीट से कोई दूसरा न्यूरॉन आके अटैच हो जाए तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं जाएगा। अगर डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास एक से ज्यादा डेंड्राइट्स है। दीज आर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो सराउंडिंग न्यूरॉन्स या एडजेंट न्यूरॉन्स होंगे। इनके बीच में एक न्यूक्लियस है जो रिस्पॉन्सिबल है एज द पावर हाउस ऑफ द न्यूरॉन्स। एक्सॉन्स है हमारे पास, पर्टिकुलर एक्सॉन्स है और ये अवे फ्रॉम द बॉडी जाता जाएगा। इन्हीं के ऊपर एक माइलिन शीट है। दिस माइलिन शीट इज द इंसुलेटेड शीट। इसमें अगर कोई भी न्यूरॉन का डेंड्राइट या अदर न्यूरॉन का डेंड्राइट आके अटैच होता है तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स में हमारे पास हिंडरनेशन नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ इंपल्स हमेशा डेंड्राइट टू एक्सॉन होता है। टू द फ्रॉम एक्सॉन ये नर्व्स जा रही है जो कि अब ये दूसरे न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन पास या इंपल्स पास ऑन करेंगे। जब ये दूसरे न्यूरॉन्स को इंपल्स पास करते हैं सेम ये वाला पार्ट जाके दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के साथ अटैच होता है एंड ये एक सर्कुलर फॉर्म में पूरा का पूरा इंपल्स या इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन पास ऑन होता जाता है। नर्व इंपल्स। अ इंपल्स बिगिंस व्हेन अ न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड। नर्व इंपल्स तब जनरेट होगा जब हमारी बॉडी में कोई भी न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा बाय अनदर न्यूरॉन टू द एनवायरनमेंट। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये एक इंपल्स जनरेट हो रहा है। हमारी बॉडी में न्यूरॉन है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स के थ्रू इंपल्स जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन आया एक्सॉन के अंदर। एक माइलिन शीट की वजह से कोई दूसरा न्यूरॉन जो है या डेंड्राइट जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हिंडर नहीं कर सकता। उसके बाद इसके टर्मिनल ब्रांचेस हैं जो कि दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के साथ जाके कनेक्टेड होंगे। साइनेप्स की बात कर ले तो साइनेप्स लोकेशन वेयर अ न्यूरॉन कैन ट्रांसफर एन इंपल्स टू अनदर सेल। सो साइनेप्स एक वैसा पार्ट होता है जो एक न्यूरॉन के और दूसरे न्यूरॉन के बीच में पार्ट होता है, दैट इज नोन एज साइनेप्स। स्पेस बिटवीन न्यूरॉन्स। न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल यूज्ड बाय न्यूरॉन टू ट्रांसमिट एन इंपल्स अक्रॉस द साइनेप्स। सो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसे हम सीएनएस भी बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस भी बोलते हैं। सीएनएस रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में कोई भी मैसेज आ रहा है या हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस को इन्फो करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फॉर्मेशन आया, अब उसको प्रोसेस करना है कि बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है, तो वो हमारे सीएनएस का काम है। एंड टू एनालाइज इन्फो, अब उसको ये एनालाइज करना है कि हमारी बॉडी उस पर कैसी रिएक्ट करनी चाहिए, ये सारा काम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। जबकि बात हम करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तो वो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी हो रहा है तो उससे वो इन्फॉर्मेशन कैच करता है और अब उस पर कैसे कमांड करता है, चाहे वो सेंसरी रिएक्शन हो चाहे वो मोटर रिएक्शन हो, तो उस पर जैसा रिएक्ट करना है वो कंट्रोल करेगा हमारा पीएनएस। टुगेदर नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस transmit and process sensory information and coordinate body function. So central nervous system और peripheral nervous system together work करते हैं to control the nervous system of our body. अगर sensory neurons ने कुछ sense किया है और अब हमारी बॉडी को उसमें रिएक्ट करना है तो वो जो सोचने का पीरियड होता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है और जो रिएक्ट करने का पीरियड होता है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन एज द कंट्रोल सेंटर। तो सीएनएस में अगर बात करें तो हमारे पास सीएनएस में दो पार्ट आते हैं, द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, जो सबसे ज्यादा हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं कि किसी पे कैसे फंक्शन करना है। दे रिसीव डाटा एंड फीडबैक फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो डाटा भेजते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, चाहे वो हमारा ब्रेन हो चाहे वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो। अब वो डिपेंड करेगा कि क्या डाटा आया और उस पर कैसे कौन सा नर्व या कौन सा पार्ट हमारा जो है वो रिएक्ट करना चाहिए। प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड सेंड कमांड्स बैक आउट। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन एक कमांड भेजेगा कि आपको इस तरह का एक्शन करना है। नेवर पाथवे ऑफ पीएनएस कैरी द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल्स। सो नर्व जो होता है, हमारे जितने भी नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है एक सिलेंड्रिकल
टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जिनके अंदर बहुत सारे जो नर्व्स है वो नर्व्स जा रही हैं एक साथ, ठीक है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल मिलता है कि कौन से पर्टिकुलर नर्व को जो है वो एक्शन करना है। हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सारे क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो नर्वस सिस्टम में डिवाइड करा है, एक हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये उन मसल्स को कंट्रोल करता है जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कार्डियक मसल्स। वी कैन नॉट कंट्रोल कार्डियक मसल्स, हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट बीट इनवॉलेंट्री मसल्स है। स्मूथ मसल्स हो गए, ग्लैंड कौन सा ग्लैंड कब कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये सब हमारा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। जहाँ तक हम बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो जितने भी हमारे वॉलंटरी मसल है, चाहे हमारे हैंड की मूवमेंट हो रही है, चाहे हमारे लेग की मूवमेंट हो रही है, चाहे हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ये सब हमारा किस में आएगा, समवॉट ऑफ लंग्स के जो कुछ मसल्स होते हैं, जैसे एल्वेलाई की बात करें या ब्रोंकाई की बात करें, उन सब के मसल्स हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। वेयर एज जो हमारा रेस्पिरेटरी ब्रीथ है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितना ब्रीथ करना है या हमें अपनी ब्रीथ कब स्टॉप करनी है, वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, कोई भी काम किया उसके बाद रेस्ट किया, उस काम को डाइजेस्ट किया, देन अगेन वर्क किया। जबकि हम बात करें सिंपैथेटिक डिवीजन की, तो ये एक्टिव एंड अलर्ट होता है, इसको पता है कब रिएक्ट करना है और तुरंत रिएक्ट करना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 5 पार्ट आते हैं, सेरिबेरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमारा ये पार्ट का ब्रेन है, सिमिलरली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आपस में एक ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेन स्टेम वाले एरिया में डिफरेंशिएट हो जाता है। तो सेरिबेलम, सेरिबेरम और जो हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, ब्रेन स्टेम में, ये सारा पार्ट हमारा सीएनएस का आता है। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे सीएनएस सिस्टम में आता है। अब हम ब्रेन की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, सबसे ज्यादा पार्ट 80% ऑफ अवर ब्रेन कंस्टिट्यूट ऑफ सेरिबेरम पार्ट। This is the thalamus which is somewhere this side and this part is our cerebellum, somewhere hypothalamus. थैलेमस के जस्ट नीचे एक छोटी सी हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ब्रेन स्टेम्स वो एरिया है जहाँ पर हमारा ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा होता है, जो कि हमारा सर्वाइकल एरिया होता है। सेरिबेलम की बात करें तो इट इज जस्ट बैक ऑफ द हेड पे। ब्रेन इट इज मेड ऑफ 550 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स। तो हमारे ब्रेन में अप्रॉक्स 50 to 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन कॉन्स्टिट्यूट हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड पेराइटल लोब। फ्रंटल लोब की बात करें तो दिस इज आवर फ्रंटल लोब एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। हमारी जो भी मेमोरी है, हमें जो भी चीज़ें याद रहती हैं, वो सब हमारे फ्रंटल लोब में होता है। जजमेंट, अगर किसी चीज़ पे मुझे रिएक्ट करना है या ओपिनियन देना है या जजमेंट देना है तो उसके लिए भी हमारा फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंस हमारा फ्रंटल लोब का काम मेमोरी और जजमेंट का होता है, इसीलिए जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है तो उसका जो पेन होता है वो हमेशा फ्रंटल लोब से स्टार्ट होता है एंड इट कैरी ऑन टुवर्ड्स द ऑक्सीपिटल लोब। इनहिबिशंस एंड पर्सनालिटी, आपको कैसे किसी चीज़ पे रिएक्ट करना है, आपकी पर्सनालिटी क्या होनी है, वो सब रिस्पॉन्सिबल है फ्रंटल लोब पे। टेम्पोरल लोब की बात करें तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरीज। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ अपने बचपन की याद है, तो अगर कोई चीज़ आपको अपने बचपन की याद है और वो आज से 10-20 साल पहले हुई थी, तब भी वो एक मेमोरी में बन गया है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्पोरल लोब में, जहाँ पे हमारा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी आउट नहीं होता है और जहाँ पर हमारी हिटिंग एरिया भी कम होती है। ऑडिटरी प्रोसेस, टेम्पोरल लोब, जैसे हमारे ईयर में एक बोन है, टेम्पोरल बोन करते हैं, तो टेम्पोरल बोन जो है वो टेम्पोरल लोब किस एरिया से आ रही है और वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे हियरिंग प्रोसेस में या ऑडिटरी प्रोसेस में। ऑक्सीपिटल लोब की बात करें तो जहाँ पे हमारा आई बॉल वाला एरिया है, जस्ट उसके बीनीथ हमारे ऑक्सीपिटल लोब है, जो कि हमारे आई विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या विजन प्रोसेसिंग के लिए। पेराइटल लोब की बात करें तो सेंसरी इंटीग्रेशन, जितने भी हम सेंसेस करते हैं या हमारा जो भी सेंसेस इंफॉर्मेशन जनरेट होता है वो सब हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है पेराइटल लोब में। सबसे पहले हम सेरिबेरम की बात करते हैं। सेरिबेरम जो है वो लार्जेस्ट है और अपर मोस्ट ऑफ द ब्रेन है, मतलब जो 80% ऑफ हमारा ब्रेन है वो सेरिबेरम है और ये अपर मोस्ट ऑफ ब्रेन है। अगर कभी भी
किसी पेशेंट का कोई एक्सीडेंटल हिट होता है तो जो सबसे पहला हिट होता है एरिया दैट इज योर सेरिबेरम एरिया। इसीलिए सेरिबेरम एरिया जो होता है वो बहुत प्रोन टू एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल केसेस होता है। इट कंसिस्ट द सेरिबेलम हेमिस्फीयर एंड अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द वेट ऑफ द ब्रेन। सिंस मोस्ट ऑफ द फंक्शन, अगर हमारी बॉडी में कोई सबसे ज़्यादा पार्ट है तो ऑब्वियसली बात है उसका काम भी सबसे ज़्यादा होगा। अगर 80% ऑफ जो ब्रेन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है सेरिबेरम का, तो अगर सेरिबेरम में कोई भी डैमेज होता है तो अबाउट 80% ऑफ जो हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम है बॉडी का, या 80% ऑफ जो हमारी फंक्शनिंग है बॉडी की, वो डिसरप्ट हो जाती है। One hemisphere, usually the left, is functionally dominant, controlling speech and language. हमारी सेरिबेरम के दो हेमिस्फेयर है, एक राइट हेमिस्फेयर है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है। सम ऑफ द पीपल्स में जो 90% ऑफ हमारा क्राउड है उसमें लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो डोमिनेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्पीच और लैंग्वेज की। तो जो भी चीज़ें आप बातें कर पा रहे हो या आप बोल पा रहे हो या जो आपका टंग काम कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, वो सब रिस्पॉन्सिबल होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर की वजह से। इंटरप्रेटेट्स द अदर हेमिस्फीयर इंटरप्रेटेट विजुअल एंड सेपिटल इंफॉर्मेशन। सो जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप जो चीज़ देख पा रहे हो, अगर आप कुछ देख रहे हो और आप उसको सेंस कर रहे हो, तो उसके लिए हमारा राइट ब्रेन इंफॉर्मेशन मतलब राइट सेरिबेरम जो पार्ट है हेमिस्फीयर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। It is divided into 4 sections called lobes: the frontal, temporal, parietal and occipital। तो हमारा जो सेरिबेरम है उसके 4 लोब्स हैं जिसकी हमने अभी पहले बात कर ली है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। थैलेमस की बात कर लें, the thalamus is composed of different nuclei that each has a unique role ranging from relaying, serving and motor signals। So हमारे थैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, वो हर न्यूक्लियाई स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो आपका मोटर सिग्नल हो, चाहे वो आपका सेंसरी सिग्नल्स हो, एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस। थैलेमस में हमारी बॉडी जो थैलेमस में किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करती है और कॉन्शियस हो जाती है, तो उसके लिए भी, या अलर्ट हो जाती है, तो उसके लिए भी हमारी बॉडी में थैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी में स्टिमुलस जब रिएक्ट करता है किसी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इंसिडेंट ऐसा देखा जिस पर आपकी बॉडी को अलर्ट होना था, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो थैलेमस है। Most sensory input projects to thalamus where afferent neuron synapse with the thalamic neurons। So हमारी बॉडी में जो afferent neurons है जिनका काम है मोटर फंक्शन करना, वो हमारे थैलेमस के साथ रिएक्ट करती है और बॉडी को अलर्ट करती है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो होम्योस्टासिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, जो इनर टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइपोथैलेमस के पास होता है। द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस टू रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टासिस विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो हमारी बॉडी एक रिफ्लेक्स जनरेट करती है जिसको हम शिवरिंग बोलते हैं। तो शिवरिंग के थ्रू वो हमारी बॉडी में एक क्या कहते हैं होम्योस्टासिस क्रिएट करती है। सिमिलरली अगर किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो हमारी बॉडी उस रिएक्शन में स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देती है, तो होम्योस्टासिस जनरेट करती है अगेंस्ट एनी हीट टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। अगर हमारी बॉडी में वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है तो हमारी बॉडी इन रिफ्लेक्स एक जैसे थ्रस्ट का रिफ्लेक्स एनकाउंटर करती है, या ड्राइनेस ऑफ हमारा ट्राकिया एंड ईसोफेगस रिएक्ट करती है, और उस केस में हमें पता चलता है कि हमें डिमांड ऑफ वाटर या एनी इलेक्ट्रोलाइट है, या हमारी बॉडी अनकॉन्शियस स्टेज में जाने लगती है अगर हमारा नॉर्मल रेंज से इलेक्ट्रोलाइट्स कम होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स या वाटर इनटेक हमारी बॉडी का ज़्यादा हो गया तो सिमिलरली हमारी बॉडी यूरिनेशन या स्वेटिंग में उसको रिएक्ट करेगी। अब हम बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का, जो कि हमारे बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। It acts with cerebral cortex to produce skill movement, coordinating the activities of group of muscles। So जो सेरिबेलम होता है वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ आपस में मिलके काम करता है, जिसका काम है कि उसे एक ऐसी मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है जिसमें बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हैंड की मूवमेंट मुझे करनी है तो मेरे हैंड में मेरी अपर हैंड, लोअर हैंड, रिस्ट सबके मूवमेंट एंड शोल्डर मसल्स सबके मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन होगा, तभी मेरा हैंड एक डायरेक्शन में मूव करेगा, चाहे वो मूवमेंट एबडक्टर हो चाहे वो एबडक्शन हो। वॉलंटरी मूवमेंट सो दैट दे आर स्मूथ, बैलेंस एंड एक्यूरेट। इफ माई सेरिबेलम इज गुड कोऑर्डिनेटेड तो मुझे पता होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे राइट फॉरवर्ड मूव करना है तो मेरे लेग्स में इतना कोऑर्डिनेशन होगा मेरे सेरिबेलम कॉर्टेक्स से
इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होगा कि वो मेरा मूवमेंट सिर्फ फ्रंट फॉरवर्ड पे करेगा। द सेंसरी इनपुट फॉर दिस फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द मसल्स, जॉइंट्स, आईज एंड ईयर्स। अब आपको सेंसरी करना है, आपको मूवमेंट करनी है, तो ये मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो आईज रिस्पॉन्सिबल होंगे, ईयर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, जॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड कोई भी मस्कुलर जो वॉलंटरी मसल्स है वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। ब्रेन स्टेम की बात कर लें, जो आपस में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। द ब्रेन स्टेम इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारे ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। क्योंकि ये डिस्टल पार्ट है, मतलब अब हमारे ब्रेन से वो स्पाइनल कॉर्ड के जा रहा है, तो ब्रेन स्टेम जो होता है वो हमारे ब्रेन का डिस्टल होता है और स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। 3 में डिवाइडेड होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। टुगेदर दे हेल्प टू रेगुलेट ब्रीथिंग, हार्ट रेट, जो भी हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो भी हमारा फॉर एग्जांपल हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो 12 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से है, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन स्टेम। जो हार्ट रेट है हमारा 72 BPM है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन स्टेम कर रहा है। ब्लड प्रेशर, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 ±10, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन स्टेम। एंड सम अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। These are the 3 parts of the brain cell. सबसे पहले हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा की। ये नैरोएस्ट एंड मोस्ट डिस्टल पार्ट है, मतलब सबसे एंडिंग पार्ट जो है ब्रेन स्टेम का वो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा होता है और ये सबसे पतला होता है। पॉन्स की बात करें, एंटीरियरली एंड इन द मिडल सेगमेंट ऑफ द ब्रेन स्टेम। सो मेडुला ऑब्लांगेटा और मिड ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम पॉन्स बोलते हैं और ये एंटीरियर साइड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल द पोस्टीरियर टू द लंग्स एरिया। एंड द मिड ब्रेन is the widest and the most superior segment. So mid brain जो पार्ट होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और सबसे सुपीरियर, मतलब फ्रंटल एरिया पे हम उसको देख सकते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करें, जिसे हम CSF फ्लूइड भी बोलते हैं, ये क्लियर होता है, वाटरी होता है फ्लूइड, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करता है। CSF फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये एज अ क्वेश्चन हेल्प करता है। जब भी आपको कभी हिट लिखता है तो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को डैमेज ना हो, तो उस ब्रेन क्रेनियल एरिया और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। इट कंटेन इन वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन एंड द सबएक्टिनाइट स्पेस अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब भी हम स्पाइनल कॉर्ड को भी पंक्चर करते हैं फॉर एनेस्थीसिया पर्पस, तो उसमें से एक वाइट फ्लूइड निकलता है। वो जो वाइट फ्लूइड होता है वो हमारा सबएक्टिनाइट स्पेस में प्रेजेंट होता है और उसको हम CSF बोलते हैं। द बल्क ऑफ CSF इज फॉर्म्ड बाय द कोराइड प्लेक्सस। अब ये CSF बनता कहाँ है? हमारी बॉडी में कोरॉइड प्लेक्सस की एरिया है हमारे ब्रेन में, वहाँ पर सारा CSF जनरेट होता है। हमारी बॉडी में CSF उतना ही जनरेट होता है जितना हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन के लिए नीड है फॉर कुशनिंग पर्पस एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पर्पस। अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को स्पाइन TB होता है, तो CSF का जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे CSF का कंटेंट जो है वो कम होता जाता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में जाता रहता है। The total quantity of CSF is about 150 ml in the whole body, in the whole nervous system. It is formed at the rate of 20 ml per hour और 500 per day के हिसाब से हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे CSF जनरेट होता है। अगर पर आवर के हिसाब से हम बात करें तो वो 20 ml पर आवर होता है और 150 ml पर डे के हिसाब से जनरेट होता है। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। CSF प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एनी आउटर इंजरी। CSF allows the brain and spinal cord to become buoyant, reducing the effective weight. CSF की वजह से हमारे ब्रेन का जो वेट है और जो हमारे स्पाइनल का वेट है वो हम बॉडी में नहीं फील कर पाते हैं, क्योंकि CSF जो है वो एक बायोन्सी फोर्स क्रिएट कर देता है। मतलब CSF हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लाइट वेटेड बना देता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को टू बी रिफ्रेश्ड एंड ताकि उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो अच्छे से जनरेट हो सके। क्लियरिंग वेस्ट होता है। अब हमारी बॉडी में हर सेल्स में हर सेल जो होता है वो मेटाबोलाइज करके एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाता है। सिमिलरली हमारे न्यूरॉन्स में बनाते हैं, हमारे ब्रेन में भी बनता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी बनता है। तो CSF ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में वेस्ट हो रहा है उसको कैसे टर्मिनेट करना है या उसको डिसइंटीग्रेट करना है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू एंड रन्स टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड को हम नेक्स्ट लैंग्वेज में वर्टिब्रल कॉलम्स भी बोलते हैं। ये एक हॉलो टनल होता है इंक्लूज विद द वर्टिब्रल ऑफ द स्पाइन्स।
सो बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, बहुत सारे इसमें वर्टिब्रेस होते हैं और इस वर्टिब्रेस के इनक्लोज के बीच में जो भी है हमारी नर्व जारी होती है डिफरेंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम which is suspended in the vertebral canal surrounded by the meninges and CSF and serves as a kind of super highway. So basically जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो जितने भी हमारे नर्व्स एंडिंग्स है या हमारे एक्सट्रीमिटीज हैं और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है उसके बीच में एक एज अ हाईवे या पैसेज वर्क करता है। अगर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं तो हमारे डायग्राम में स्पाइनल कॉर्ड के कुछ डिविजन्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड में ये हमारा ब्रेन स्टेम वाला एरिया है जहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड बिगिंस होता है। वो एरिया जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है उसको हम फोरामेन मैग्नम के नाम से बोलते हैं। जब ये स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारे पास डिविजन्स में है। ये वाला एरिया जो हमारे नेक वाला एरिया दैट इज नोन एज सर्वाइकल एनलार्जमेंट। जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है ऑफ द थोरेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड एंड थोरेसिक एरिया। जस्ट बीनीथ द थोरेसिक एरिया वी हैव लंबर एनलार्जमेंट जहाँ पर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जस्ट आफ्टर द लंबर एनलार्जमेंट हमारे पास कोकाइलिस एंड सेफालिस होता है। इट इज इलोंगेटेड ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सीएनएस। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरामेन मैग्नम जहाँ पे उसका जॉइंट होता है जो कि हमारे सर्वाइकल एरिया में होता है टू स्कल अबाउट 40 to 45 सेंटीमीटर लेवल ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। तो हमारा लंबर एरिया जहाँ पे स्टार्ट होता है और हमारा जो फोरामेन है उसका जो लेंथ है दैट इज 40 to 45 सेंटीमीटर। सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड मोटरी कमांड्स ट्रेवल अप एंड डाउन हेडिंग इट फ्रॉम द ब्रेन। सो हमारी बॉडी से अब सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भेजा, चाहे सेंसरी न्यूरॉन्स है चाहे मोटर न्यूरॉन्स है। अब स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है कि उसको कौन से नर्व को फंक्शन कराना है। Some incoming signals demand a simple immediate response। कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनको इमीडिएट रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये जो हमारी बॉडी का इमीडिएट रिस्पॉन्स निकल रहा है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी गर्म चीज़ छुई तो आपकी बॉडी उस पर तुरंत रिएक्ट करती है, इमीडिएटली रिएक्ट करती है और अपना हाथ पीछ के कर लेती है, तो हम इसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमारे ब्रोंकस या ट्रैकिया में कुछ फंस जाता है तो हमारी बॉडी एक रिफ्लेक्स आर्क में कफिंग शो करती है। तो जब वो कफिंग शो करे ये हमारी बॉडी का एक रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। स्पाइनल कॉर्ड मेन कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सर्टेन काइंड ऑफ रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी को कैसे तुरंत हाथ पीछे करना है, हमारी आईज को ब्लिंक करना है, हमारे ब्रीथिंग सिस्टम में कफिंग करनी है अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है। तो ये कुछ ऐसे इमीडिएट रिस्पॉन्सेज हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस इज अ क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। सो रिफ्लेक्स जो है वो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी इमीडिएटली जनरेट करती है किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट। स्नीजिंग हो गया, ब्लिंकिंग हो गया, कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे नोस्ट्रिल वाले एरिया में जाता है तो हमारी बॉडी उस पर स्नीज करती है, ब्लिंक करती है। ब्लिंकिंग इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म फॉर आवर आई। अगर हमारे आईज में जो वाटरी फ्लूइड है हम काफ़ी टाइम से आई ओपन करके रख रहे हैं तो उसमें एक ड्राइनेस कॉज होगी, तो ब्लिंकिंग एक हमारा प्रोटेक्टिव मेजरिंग भी होता है और सिमिलरली हमारा रिलैक्सिंग मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। इट अलाउज योर बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू डेंजर इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग। किसी भी ऐसी चीज़ पे रिएक्ट करना जो डेंजर है और हमें उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और जो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। कैडवल इक्यूना की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ नर्व्स हैं and nerve roots stemming from the distal end of the spinal cord, typically level L1 and L5 and contains axon of the nerve। So basically हमारे lumbar area में L1 to L5 में हमारे कुछ न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं जिनके सिर्फ एक्सॉन्स कनेक्टेड है, तो ये ग्रुप्स में भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। That gives both motor and sensory innervation to the legs, bladder and anus। So हमारे लोअर एब्डोमेन बॉडीज को जो सेंसरी न्यूरॉन्स पहुंचा रहे हैं वो हमारा कैडवल इक्यूना में रिस्पॉन्सिबल होता है। कैडवल इक्यूना में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लैडर को सेंसरी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यूरिनेशन अर्ज हो रही है, काफ़ी टाइम से आपने यूरिनेशन कंट्रोल करके रखा है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में अर्ज हो रहा है, तो वो कौन सेंस करवाएगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैडुला इक्यूना। सिमिलरली अगर आपके लेग्स में पेन हो रहा है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कैडुला इक्यूना। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। इट कंसिस्ट
of all the nerves in the cells that are not the part of the brain or spinal cord. So ऐसे जो भी nerve cells हैं या nerves हैं जो हमारे central nervous system से या spinal cord brain से attach नहीं है, उन सबको कंट्रोल करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व्स आते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो है वो मोटर और सेंसरी में डिवाइडेड है। सो पीएनएस जो है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी में हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन्स हैं और सेंसरी रिसेप्टर्स है, जबकि मोटर्स में हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन्स हैं और इफेक्टर्स हैं। कहीं पे भी वर्ड अगर सेंसरी न्यूरॉन्स पेरेंट्स आता है और एफरेंट आता है तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस सिस्टम होता है। जब बात आती है एफरेंट न्यूरॉन्स की तो वो हमारा मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। The PNS is all about the nerves and the branches from the CNS component extend to other parts of the body. So हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड से अब जितनी भी नर्व्स निकल रही है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगी। अब वो एक्सटेंड पे जहाँ पे कंट्रोल हो रहा है उसका काम वो किससे कंट्रोल होगा, वो पीएनएस से कंट्रोल होगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व्स सेंसरी, जिसे हम एफरेंट भी बोलते हैं, द नर्व्स विच कैरी इंपल्स टुवर्ड द सीएनएस एंड सेंसरी रिसेप्टर। सो सेंसरी नर्व्स जो होता है या सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने स्टिमुलस से मैसेज लिया, अब वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजेगा, जिसे हम एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। मिक्स्ड नर्व्स की बात कर ले तो नर्व्स कंटेनिंग बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। कुछ ऐसे नर्व्स हैं हमारी बॉडी में जिसमें मोटर फाइबर्स भी हैं और सेंसरी फाइबर्स भी हैं, उन्हें हम मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल ट्रांसमिटिंग फॉर बोथ मोटर न्यूरॉन्स एंड ऑल्सो सेंसरी न्यूरॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायग्राम में लेते हो, आपका स्किन है, आपके स्किन पे सेंसरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट है और मोटर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट है। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो हमारे मसल वाले एरिया में है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन पे कोई भी हीट या कोई कोल्ड एरिया टच करता है तो आपका स्किन जो है वो उसको सेंस करता है और मसल्स के मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे सीएनएस में इंफॉर्मेशन पहुंचता है कि हमें अपना हाथ पीछे करना है। सेंसरी डिवीजन की बात कर ले तो इट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द सीएनएस। मोटर डिवीजन की बात कर ले तो मोटर डिवीजन में हमारे पास 2 डिवीजन होता है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा कॉन्शियस कंट्रोल को रेगुलेट करता है। यह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हमारा कोई भी कॉन्शियस कंट्रोल होता है, मुझे पता है कि मैं किस चीज़ को कंट्रोल कर रही हूँ या मैं क्या मूवमेंट कर रही हूँ अपनी बॉडी में, तो दैट इज नोन एज कॉन्शियस कंट्रोल। तो वो हमारा सोमैटिक नर्व करता है और ऑटोनॉमिक नर्व वो कंट्रोल करता है जो हमारे हाथ में नहीं है या जो अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस टाइम मैं बात कर रही हूँ तो मेरा कार्डियक सिस्टम नॉर्मल रेट पे ब्रीथ कर रहा है, या मेरा क्या कहते हैं जो लंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो भी नॉर्मल रेंज पे ब्रीथ कर रहा है, मेरा यूरिनरी सिस्टम भी साइमल्टेनियसली फंक्शन कर रहा है, मेरा डाइजेस्टिव मसल्स भी साइमल्टेनियसली फंक्शन कर रहे हैं। तो ये वो सिस्टम्स है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइडेड है 2 में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं तो हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट हैं। ये प्रोवाइड करते हैं एफरेंट एंड इफरेंट इंटरवेशन। फॉर एग्जांपल कुछ सेंस किया, अब फंक्शन भेजना है तो ये एफरेंट भी होते हैं और इफरेंट भी होते हैं, मतलब बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। दे आर कंपोज्ड ऑफ द न्यूरल प्रोसेस एंड एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट ब्रेन स्टेम्स, न्यूक्लियाई एंड कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, कुछ कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने सारे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, तो सबसे पहला जो क्रेनियल नर्व होता है वो हमारे पास ऑलफैक्टरी क्रेनियल नर्व होता है। उसका ये जो नर्व टाइप है ये सेंसरी है, ये ऑलफैक्टरी जहाँ पे भी वर्ड आएगा उसका काम होता है स्मेल करना। हमारा ऑलफैक्टरी नर्व जो होता है वो किसी चीज़ को स्मेल करता है और उस पर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। सेकेंड क्रेनियल नर्व जो है हमारी ऑप्टिक नर्व है, दैट इज ऑल्सो अ सेंसरी नर्व टू सेंस टू विजन। जो भी हमारी चीज़ आंखें देख रही हैं वो सारी ऑप्टिक नर्व के थ्रू होती है। ऑक्यूमोटर नर्व की बात करें तो ये हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व है और ये हमारा मोटर नर्व के अंडर आता है। इसका जो फंक्शन होता है हमारे आई बॉल की मूवमेंट, वेदर इट हैज टू मूव राइट और इट हैज टू मूव लेफ्ट, तो आई बॉल की जो मूवमेंट होती है वो कंट्रोल होती है हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू। एंड अपर आईलेट अकोमोडेशन ऑफ लेंस फॉर नियर विजन एंड कंस्ट्रिक्शंस ऑफ पीपल। सो जो हमारी अपर आईलेट है, हमारी आईज में सिर्फ अपर वाली आईलेट ही मूवमेंट करती है, सिमिलरली जैसे हमारे जॉज में हमारा मैंडिबल वाला एरिया मूव करता है। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी मूवमेंट ऑफ आई बॉल की, हमारी मूवमेंट ऑफ आईलिड की, एंड हम जो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करते हैं, अगर ज़्यादा रोशनी आ रही है तो उसमें प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होता है, तो उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो ऑक्यूलोमोटर नर्व है। ट्रॉक्युलर नर्व की बात करें तो ये मोटर होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ आई बॉल की।
ट्राइजेमिनल नर्व की बात करें तो ये मिक्स होती है, ये मोटर भी होती है और ये सेंसरी भी होती है। फेशियल सेंसेशन जितनी भी होती है, चाहे हमारे फेस पे कोई टच हो रहा हो, चाहे कोई इन्फ्लामेशन हो रही हो, चाहे कोई पेन हो रहा हो, ये सब इंफॉर्मेशन जो है ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू प्रोवाइडेड होगी। मोटर फंक्शन जो होता है इसका मास्टिकेशन होता है, जो भी हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, जो हमारी फेस पे स्वेलिंग हो जाती है या किसी स्टिमुलस पे रिएक्ट करना होता है, वो सब कंट्रोल होता है ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू। एब्ड्यूसेंस नर्व की बात करें तो ये हमारी 6th क्रेनियल नर्व होती है और ये मोटर होती है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट ऑफ आई बॉल। तो टोटल हमारे पास 3 क्रेनियल नर्व्स है जो हमारे मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन डिफरेंट डायरेक्शन। फेशियल नर्व मिक्स होती है मोटर एंड न्यूरॉन्स। सेंसरी फंक्शन टच, टेस्ट, एंटीरियर 2/3 वाला जो एरिया हमारे माउथ का टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फेशियल नर्व। पेन, टेम्परेचर, मोटर फंक्शन, जो भी हम फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं या जो भी मैं स्पीच बोल रही हूँ मेरे माउथ के थ्रू, तो मेरा स्पीच किस वे में निकलना चाहिए और मेरे माउथ की ओपनिंग कितनी होनी चाहिए, इन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा फेशियल नर्व। वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व सेंसरी होता है हियरिंग एंड बैलेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा है, जब कोई बहुत ज़्यादा टर्न एंड स्पिन लेता है तो एकदम से क्या होता है कि वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। जब वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है तो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व एक इम्पल्स जनरेट करता है, जो कि हमारे ब्रेन में जो हमारी वेस्टिब्यूलो कोक्लियर फ्लूइड है, उस फ्लूइड को जो CSF फ्लूइड है वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। जब वो डिसबैलेंस शुरू हो जाता है तो हमारा हियरिंग और जो बॉडी का बैलेंस है वो डिसकंट्रोल होने लगता है। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व मिक्स होती है, इसका सेंसरी फंक्शन जो है, किसी भी चीज़ को आप खा रहे हो तो उसका टेस्ट लेना हमारा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू होता है। सलाइवेशन कर रहे हो, अगर आप किसी फूड को च्यू कर रहे हो तो आप सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू। वेगस नर्व की बात करते हैं जो हमारी बॉडी में सबसे मेजर नर्व है। अगर हमारी बॉडी में वेगस नर्व कभी भी डैमेज होती है तो हमारी बॉडी को ऑलमोस्ट 90% फंक्शन जो होता है वो हिंडर हो जाता है। सेंसरी फंक्शन प्रोवाइड विसरल सेंसेशन टू द हार्ट एंड द एब्डोमिनल विसरा। क्योंकि वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे एब्डोमिनल और हमारे हार्ट को सेंसेशन पहुंचाने के लिए, एंड इट इज मिक्स ऑफ मोटर एंड सेंसरी। जब तक सेंस नहीं पहुंचेगा, जब तक सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे हमारे हार्ट के, तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसको बीट करना है। तो वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है और इट इज द लार्जेस्ट नर्व प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मोटर फंक्शन स्वॉलिंग और कफिंग, जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है, कफिंग मतलब हमारे ट्रैकिया या ब्रोंकाई को क्लियर करने का जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, उसमें भी रिस्पॉन्सिबल वेगस नर्व होता है। पैरासिम्पैथेटिक इंटरवेज द स्मूथ मसल्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ब्रोंकाई के स्मूथ मसल्स होते हैं, एल्वोलाई के स्मूथ मसल्स होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल के होते हैं, हार्ट के होते हैं, हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के हो गए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकियल ब्रांच, इसोफेगस, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, इन सब में जो भी मसल्स इन्वॉल्व हैं, इन सब में जो इन्फॉर्मेशन मोटर और सेंसरी जा रही है वो वेगस नर्व के थ्रू ही जाती है। एक्सेसरी नर्व जो कि हमारा 11th क्रेनियल नर्व है वो मोटर है एंड इट मेडिटेट्स मूवमेंट ऑफ हेड, शोल्डर एंड शग। सो बेसिकली जो भी हमारा हेड का मूवमेंट है, हमारे शोल्डर का मूवमेंट है और शोल्डर को स्ट्रेट रहना है या श्रग फॉर्म में रहना है, वो सब कंट्रोल होता है एक्सेसरी नर्व के थ्रू। हाइपोग्लॉसल नर्व की बात करें तो ये मोटर होता है और ये हमारे टंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी हम कोई चीज़ च्यू कर रहे हैं तो हमारा टंग उसको रोटेट करता है टू मिक्स इट विद द सलाइवा एंड हेल्प इन मास्टिफिकेशन, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज हाइपोग्लॉसल नर्व। दिस इज द होल नर्वस सिस्टम। अगर मैं बात करूँ, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, ये डिवाइडेड है हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में। जब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूपिल कंस्ट्रक्शन, हमारी बॉडी में जो सलाइवेशन होता है उसके लिए, जो हमारी बॉडी का हार्ट बीट है, हार्ट रिदम है, उसको कंट्रोल करता है। ब्रोंकाई की जो ब्रोंकाई का जो रिलैक्स और इन्फेक्शन होता है वो कंट्रोल करता है। स्टिमुलेट्स द डाइजेस्टिव एक्टिविटी, द पार्ट ऑफ द स्टमक्स, स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्ट यूरिनरी ब्लैडर व्हेन इट गेट्स फिल्ड विद द यूरिन एंड relaxes the rectum after the waste product is moved out of the body. सिमिलरली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे प्यूपिल को डायलेट करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो हमारा सिंपैथेटिक होता है वो सलाइवेशन को इनहिबिट करता है और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो स्टार्ट करता है। लंग्स जो होता है वो रिलैक्स करता है, वो जो होता है वो जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हमारी उसको फ्लेट करता है। एक्सेलरेट हार्ट बीट, सिंपैथेटिक, अगर किसी का हार्ट बीट बहुत हाई हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिंपैथेटिक
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हमारे स्टमक्स में कोई भी डाइजेशन इनबिट्स हो रही है या फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक का जो फंक्शन है वो रुक गया है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सिंपैथेटिक। अगर स्टिमुलेट ग्लूकोज और रिलीज बाय लिवर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज फंक्शन कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक। जो हमारा सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन है किडनी से वो भी रेगुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा रिलैक्सेस ब्लेडर है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बोथ रिलैक्सेस द यूरिनरी ब्लेडर and it contracts the rectum whereas parasympathetic relaxes the rectum area। स्पाइनल नर्व की बात करें तो हमारे पास टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। ईच कंटेन हंड्रेड्स ऑफ नर्व्स फाइबर। एक स्पाइनल कॉर्ड्स में से मिलियंस एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जा रही हैं क्योंकि वो अलग अलग न्यूरॉन से अलग अलग बॉडी एरिया में न्यूरॉन से जाके कनेक्ट होगा। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स कंटेनिंग बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। हर स्पाइनल नर्व में मोटर फाइबर्स भी हैं और सेंसरी फाइबर्स भी हैं। When cranial nerve form part of peripheral nervous system, so spinal nerves and the cranial nerves together constitute the peripheral nervous system। 31 pairs of spinal nerves है, 8 cervical area में है जो हमारे 12 thoracic area में that is from T1 to T12, 5 lumbar area में that is L1 to L5 जो कि जहाँ पर हम एनेस्थीसिया भी देते हैं and it is the safest। 5 sacral area में S1 to S5 and first जो है 1 है वो हमारा कोकीजियल में है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड का डिवीजन देख सकते हैं। जो ये वाला डिवीजन स्टार्ट है जस्ट हमारा नेक वाला एरिया में दैट इज सर्वाइकल वर्टिब्रे और इसमें सारे सर्वाइकल स्पाइनल नर्व होते हैं जो कि हमारे पास 18 नंबर्स हैं। थोरेसिक एरिया है जो कि हमारा चेस्ट वाला एरिया है, इट कंटेन्स 12 दैट इज T1 to T12 नर्व्स एंड लंबर वाला एरिया जो कि हमारा बैक पोर्शन है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द सपोर्टिंग एरिया ऑफ आवर बॉडी और इसमें हमारे पास L1 to L5 होते हैं। जनरली जो स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होता है ड्यू टू या स्लिप डिस्क चीज़ें होती है वो स्लिप डिस्क हमारा लंबर वाले एरिया में होता है क्योंकि हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोकीशियल होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द टेल बोन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और कोकीशियल जो होता है ये हमारे पास 1। ओके सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास नर्वस सिस्टम। थैंक यू।